एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। चैप्टर 5। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई, मोली और अधिक परेशान होता गया। वह हर सुबह काम के लिए लेट हो जाती थी और यह कहकर खुद को बहला लेती थी कि उसने देख लिया है और उसने रहस्यमय दर्द की शिकायत की, हालांकि उसकी भूख बहुत बढ़िया थी। हर तरह के बहाने वह काम से भाग जाती और ड्रिंकिंग पूल में चली जाती, जहां वह पानी में अपने प्रतिबिंब पर मूर्खतापूर्वक टकटकी लगाए खड़ी रहती। लेकिन कुछ और गंभीर होने की अफवाहें भी थीं। एक दिन जब मोली ने यार्ड में अंधाधुंध टहलते हुए अपनी लंबी पूंछ को छेड़ दिया और घास के एक डंठल को चबाते हुए क्लोवर उसे एक तरफ ले गया। मोली, उसने कहा, मुझे तुमसे कहने के लिए कुछ गंभीर है। आज सुबह मैंने देखा कि तुम फॉक्सवुड से पशु फार्म को विभाजित करने वाली हेज को देख रहे थे। श्री पिल्किंगटन के एक आदमी हेज के दूसरी तरफ खड़ा था और डैश में एक लंबा रास्ता तय कर रहा था, लेकिन मैं लगभग निश्चित हूँ कि मैंने यह देखा। वह आपसे बात कर रहा था और आप उसे अपनी नाक को स्ट्रोक करने की अनुमति दे रहे थे। इसका क्या मतलब है, मोली? वह नहीं था। मैं नहीं था। यह सच नहीं है। मोली रोया, के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए और जमीन पंजा। मोली, मुझे चेहरे पर देखो। क्या आप मुझे अपना सम्मान शब्द देते हैं कि वह आदमी आपकी नाक नहीं मार रहा था? यह सच नहीं है। मोली को दोहराया, लेकिन वह चेहरे में क्लोवर नहीं देख सकती थी और अगले ही पल वह अपनी एड़ी पर ले गई और मैदान में भाग गई। एक विचार क्लोवर मारा। दूसरों को कुछ भी कहे बिना वह मोली के स्टॉल पर गई और अपने खुर के साथ भूसे को पलट दिया। भूसे के नीचे छिपा हुआ गांठ चीनी का एक छोटा ढेर और विभिन्न रंगों के रिबन के कई गुच्छा था। 3 दिन बाद मोली गायब हो गई। कुछ हफ्तों तक उसके ठिकाने का कुछ पता नहीं चला। तब कबूतरों ने बताया कि उन्होंने उसे विलिंगडन के दूसरी तरफ देखा था। वह लाल और काले रंग के एक स्मार्ट डॉग कार्ट के शाफ्ट के बीच था, जो एक सार्वजनिक घर के बाहर खड़ा था। चेक ब्रीच और गैटर में एक मोटा लाल चेहरा वाला व्यक्ति, जो एक सार्वजनिक व्यक्ति की तरह दिख रहा था, अपनी नाक को हिला रहा था और उसे चीनी खिला रहा था। उसका कोट नवविवाहित था और उसने एक लाल रंग का रिबन पहना था जो उसके अग्रभाग में था। वह स्वयं आनंद लेती हुई दिखाई दी, इसलिए कबूतरों ने कहा, जानवरों में से किसी ने भी कभी मोली का उल्लेख नहीं किया। जनवरी में कड़ा मौसम आया। पृथ्वी लोहे की तरह थी और खेतों में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। बड़े खलिहान में कई बैठकें हुईं और सुअरों ने आने वाले सीजन के काम की योजना बनाने के लिए खुद पर कब्जा कर लिया। यह स्वीकार किया गया था कि सुअर, जो अन्य जानवरों की तुलना में स्पष्ट रूप से चतुर थे, को कृषि नीति के सभी सवालों का फैसला करना चाहिए। हालांकि उनके निर्णयों को बहुमत से वोट देना पड़ा। स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच विवादों के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त रूप से काम नहीं करती। ये दोनों हर उस बिंदु पर असहमत थे जहां असहमति संभव थी। अगर उनमें से एक ने जौ के साथ एक बड़ा बुवाई करने का सुझाव दिया, तो दूसरे ने जई के एक बड़े हिस्से की मांग करना निश्चित था। और यदि उनमें से एक ने कहा कि इस तरह के और ऐसे क्षेत्र सिर्फ गोभी के लिए सही थे, तो दूसरा घोषित करेगा कि यह बेकार था। जड़ों के सिवाय कुछ भी। प्रत्येक की अपनी अनुगूंज थी और कुछ हिंसक बहसें भी थी। मीटिंग्स में स्नोबॉल ने अक्सर अपने शानदार भाषणों से बहुमत हासिल किया, लेकिन बीच के समय में नेपोलियन खुद के समर्थन के लिए बेहतर था। वह भेड़ों के साथ विशेष रूप से सफल था। देर से भेड़ों ने 4 पैर अच्छे, 2 पैर खराब, दोनों मौसम में और बाहर निकालने के लिए लिया था और वे अक्सर इसके साथ बैठक में बाधा डालते थे। यह देखा गया कि वे स्नोबॉल के भाषणों में महत्वपूर्ण क्षणों में 4 पैर अच्छे, 2 पैर खराब में तोड़ने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी थे। स्नोबॉल ने फार्मर और स्टॉक ब्रीडर के कुछ बैक नंबरों का गहन अध्ययन किया था, जो उन्हें फार्म हाउस में मिले थे, और नवाचारों और सुधारों की योजना से भरा था। उन्होंने खेतों की नालियों, साइलेज और बेसिक स्लैग के बारे में जानबूझकर बात की थी, और सभी जानवरों के लिए एक जटिल योजना बनाई थी, ताकि वे हर दिन एक अलग स्थान पर
खेतों में अपने गोबर को गिराने के लिए कार्टेज के श्रम को बचा सकें। नेपोलियन ने अपनी खुद की कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन चुपचाप कहा कि स्नोबॉल का कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि वह अपना समय बिता रहा है, लेकिन उनके सभी विवादों में कोई भी इतना कड़वा नहीं था जितना कि पवन चक्की पर हुआ। लंबे चरागाह में खेत की इमारतों से दूर नहीं, एक छोटा सा गांठ था जो खेत पर उच्चतम बिंदु था। जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि यह केवल एक पवन चक्की के लिए जगह थी, जिसे एक डायनेमो को संचालित करने और विद्युत शक्ति से खेत की आपूर्ति करने के लिए बनाया जा सकता था। यह सर्दियों में स्टालों को हल्का करता है और उन्हें गर्म करता है। और एक गोलाकार आरी, एक चैफ कटर, एक मैंगेल स्लाइसर और एक इलेक्ट्रिक दूध देने वाली मशीन भी चलाएगा। जानवरों ने इस तरह की किसी भी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि खेत एक पुराने जमाने का था और केवल सबसे आदिम मशीनरी थी। और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से सुना जबकि स्नोबॉल ने शानदार मशीनों के चित्रों को संजोया जो उनके लिए उनके काम का काम करेंगे, जबकि वे खेतों में अपनी आसानी से चढ़ते थे या पढ़ने और बातचीत के साथ अपने मन को सुधारते थे। कुछ हफ्ते के भीतर स्नोबॉल की पवन चक्की के लिए पूरी तरह से काम किया गया। यांत्रिक विवरण ज्यादातर 3 पुस्तकों से आए जो श्री जोन्स के थे। 1000 useful things to do about the house, एवरीवन हिज ओन ब्रिकलेयर और इलेक्ट्रीज फॉर बिगिनर्स। स्नोबॉल ने अपने अध्ययन को एक शेड के रूप में इस्तेमाल किया जो एक बार इनक्यूबेटर्स के लिए इस्तेमाल किया गया था और एक चिकनी लकड़ी का फर्श था जो ड्राइंग पर उपयुक्त था। उसे 1 घंटे के लिए वहां बंद कर दिया गया था। अपनी किताबों को एक पत्थर से खोलकर रखा और चाक के एक टुकड़े के साथ अपने टट्टर के पोर के बीच पकड़ लिया। वह तेजी से आगे और पीछे की ओर बढ़ता, रेखा के बाद रेखा में आ जाता और उत्तेजना के छोटे छोटे झोंकों का उच्चारण करता। धीरे धीरे योजनाएं क्रैंक और कॉगव्हील्स के एक जटिल द्रव्यमान में बढ़ीं, जो आधे से अधिक मंजिल को कवर करती थी, जो कि अन्य जानवरों को पूरी तरह से अचिंत्य लेकिन बहुत प्रभावशाली पाया गया था। ये सभी दिन में कम से कम एक बार स्नोबॉल के चित्र देखने आते थे। यहाँ तक कि मुर्गियां और बत्तखें भी आ गईं और चाक के निशान पर नहीं चलने के लिए दर्द में थे। केवल नेपोलियन ने अलग थलग रखा। उन्होंने शुरू से ही पवन चक्की के खिलाफ खुद को घोषित किया था। एक दिन, हालांकि, वह प्रत्याशित रूप से योजनाओं की जांच करने के लिए पहुंचे। वह शेड के चारों ओर भारी चक्कर लगाता था, योजनाओं के हर विवरण को बारीकी से देखता था और 1 या 2 बार उन पर झपकी लेता था। फिर अपनी आंख के कोने से उन्हें चिंतन करते हुए थोड़ी देर तक खड़ा रहता था। फिर अचानक उसने अपना पैर उठाया, योजनाओं पर पेशाब किया और बिना एक शब्द बोले बाहर चला गया। पूरे खेत को पवन चक्की के विषय पर गहराई से विभाजित किया गया था। स्नोबॉल ने इस बात से इनकार नहीं किया कि इसका निर्माण करना एक कठिन व्यवसाय होगा। पत्थर को ले जाना होगा और दीवारों में बनाना होगा, फिर पाल बनाना होगा और उसके बाद डायनेमो और केबल की आवश्यकता होगी। ये कैसे खरीदे जाने थे, स्नोबॉल ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सब 1 साल में किया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने घोषणा की, इतना श्रम बचाया जाएगा कि जानवरों को केवल सप्ताह में 3 दिन काम करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर, नेपोलियन ने तर्क दिया कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय की बहुत आवश्यकता थी और अगर वे पवन चक्की पर समय बर्बाद करते हैं तो वे सभी मौत के भूखे हो जाएंगे। जानवरों ने नारा के तहत खुद को 2 गुटों में बांधा, वोट फॉर स्नोबॉल एंड द 3-day वीक और वोट फॉर नेपोलियन एंड द फुल मैनर। बेंजामिन एकमात्र ऐसा जानवर था जिसने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि भोजन अधिक स्वादिष्ट होगा या कि पवन चक्की काम को बचाएगी। पवन चक्की या पवन चक्की नहीं, उन्होंने कहा, जीवन उसी तरह चलेगा जैसे वह हमेशा चला था, यानी बुरी तरह। पवन चक्की पर विवादों के अलावा खेत की रक्षा का सवाल था। यह पूरी तरह से महसूस किया गया था कि हालांकि इंसानों को गौशाला की लड़ाई में हराया गया था, लेकिन वे खेत पर कब्जा करने और मिस्टर जोन्स को वापस लाने के लिए एक और अधिक दृढ़ प्रयास कर सकते हैं।
ऐसा करने के लिए उनके पास सभी अधिक कारण थे, क्योंकि उनकी हार की खबर पूरे देश में फैल गई थी और पड़ोसी खेतों पर जानवरों को पहले से कहीं अधिक बेचैन कर दिया था। हमेशा की तरह स्नोबॉल और नेपोलियन असहमति में थे। नेपोलियन के अनुसार जानवरों को क्या करना चाहिए था? आग्नेयास्त्रों की खरीद और उनके उपयोग में खुद को प्रशिक्षित करना। स्नोबॉल के अनुसार उन्हें अधिक से अधिक कबूतरों को बाहर भेजना चाहिए और अन्य खेतों में जानवरों के बीच विद्रोह को उत्तेजित करना चाहिए। एक ने तर्क दिया कि यदि वे खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं तो वे विजय प्राप्त करने के लिए बाध्य थे। दूसरे ने तर्क दिया कि अगर हर जगह विद्रोह हुआ तो उन्हें खुद का बचाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जानवरों ने पहले नेपोलियन की बात सुनी, फिर स्नोबॉल की, और अपना मन नहीं बना पाए, जो सही था। वास्तव में वे हमेशा खुद को उस व्यक्ति के साथ समझौता करते थे जो इस समय बोल रहा था। आखिर में वह दिन आया जब स्नोबॉल की योजना पूरी हुई। अगले रविवार को बैठक में पवनचक्की पर काम शुरू करने या न करने का सवाल वोट डालने के लिए था। जब जानवर बड़े खलिहान में इकट्ठे हो गए थे तो स्नोबॉल खड़ा हो गया। हालांकि कभी कभी भेड़ों से खिलवाड़ से बाधित होकर पवनचक्की के निर्माण की वकालत करने के अपने कारणों को सामने रखा। तब नेपोलियन जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। उन्होंने बहुत चुपचाप कहा कि पवनचक्की बकवास है और उन्होंने इसके लिए किसी को वोट नहीं देने की सलाह दी, और तुरंत फिर से बैठ गए। उन्होंने बमुश्किल 30 सेकंड के लिए बात की थी और उनके प्रभाव के अनुसार लगभग उदासीन थे। इस स्नोबॉल ने अपने पैरों पर उछला और भेड़ों को चिल्लाते हुए जो फिर से धड़कना शुरू कर दिया था। पवनचक्की के पक्ष में एक भावुक एप्पल में टूट गया। अब तक जानवरों को उनकी सहानुभूति में समान रूप से विभाजित किया गया था, लेकिन एक पल में स्नोबॉल की वाक्पटुता ने उन्हें दूर कर दिया। चमकते वाक्यों में उन्होंने पशु फार्म की एक तस्वीर को चित्रित किया, जैसा कि हो सकता है जब जानवरों की पीठ से कठोर श्रम उठाया गया था। उनकी कल्पना अब चैफ कटर और शलजम स्लाइसर्स से बहुत आगे निकल गई थी। बिजली, उन्होंने कहा, थ्रेशिंग मशीन, हल, हैरो, रोलर्स और रीपर और बाइंडर संचालित कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्वयं के बिजली के प्रकाश, गर्म और ठंडे पानी और एक इलेक्ट्रिक हीटर के साथ हर स्टॉल की आपूर्ति कर सकते हैं। जब तक उन्होंने बोलना समाप्त किया तब तक इसमें कोई संदेह नहीं था कि वोट किस रास्ते पर जाएगा। लेकिन बस इस पल में नेपोलियन उठ खड़ा हुआ और स्नोबॉल पर एक अजीब सी नजर डालते हुए एक तरह की ऊंची ऊंची फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। इस समय बाहर एक भयानक बैरिंग की आवाज थी और पीतल के जड़ित कॉलर पहने हुए 9 विशाल कुत्ते खलिहान में आकर बंध गए। वे स्नोबॉल के लिए सीधे धराशायी हो गए, जो अपने तड़कते भड़कते जबड़ों से बचने के लिए बस कुछ ही समय में अपनी जगह से गिर गए। एक क्षण में वह दरवाजे से बाहर था और वे उसके पीछे थे, बोलने के लिए बहुत चकित और भयभीत। सभी जानवर पीछा करने के लिए दरवाजे के माध्यम से भीड़ गए। स्नोबॉल उस लंबे चरागाह पर दौड़ रहा था जिसके कारण सड़क बन रही थी। वह भाग रहा था क्योंकि केवल एक सुअर भाग सकता था, लेकिन कुत्ते उसकी एड़ी पर करीब थे। अचानक वह फिसल गया और यह निश्चित लग रहा था कि वे उसके पास हैं। फिर वह फिर से उठ गया, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा था। फिर कुत्ते उस पर फिर से हावी हो रहे थे, उन सभी में से एक लेकिन स्नोबॉल की पूंछ पर अपने जबड़े बंद कर दिए, लेकिन स्नोबॉल ने इसे समय में ही मुक्त कर दिया। फिर उसने एक अतिरिक्त कुदाल लगाई और कुछ इंच के साथ हेज में एक छेद के माध्यम से फिसल गया और उसे और नहीं देखा गया। मूक और भयभीत जानवर वापस खलिहान में चले गए। एक क्षण में कुत्ते पीछे की ओर आ गए। पहले तो कोई भी कल्पना नहीं कर पाया था कि ये जीव कहाँ से आए हैं, लेकिन समस्या जल्द ही हल हो गई। वे ऐसे पिल्ले थे जिन्हें नेपोलियन ने अपनी मां से दूर ले जाकर निजी तौर पर पाला था। हालांकि अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुए, वे विशाल कुत्ते थे और भेड़ियों की तरह भयंकर दिखते थे। वे नेपोलियन के करीब रहे। यह देखा गया कि वे अपनी पूंछ उसी तरह से उस पर लहराते थे जिस तरह अन्य कुत्तों को मिस्टर जोन्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। नेपोलियन उसके पीछे के कुत्तों के साथ
अब फर्श के ऊपर के हिस्से पर चढ़ गया जहां मेजर पहले अपना भाषण देने के लिए खड़ा था। उन्होंने घोषणा की कि अब से रविवार सुबह की बैठक समाप्त हो जाएगी। वे अनावश्यक थे, उन्होंने कहा, और समय बर्बाद किया। भविष्य में खेत के काम से संबंधित सभी प्रश्नों को सुअरों की एक विशेष समिति द्वारा सुलझाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं करेंगे। ये निजी में मिलते हैं और बाद में अपने निर्णयों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जानवर अब भी रविवार की सुबह झंडे को सलामी देने के लिए इकट्ठा होते हैं। इंग्लैंड के जानवर गाते हैं और सप्ताह के लिए अपने आदेश प्राप्त करते हैं। लेकिन अधिक बहस नहीं होगी। इस सदमे के बावजूद कि स्नोबॉल के निष्कासन ने उन्हें दिया था, जानवरों को इस घोषणा से निराश किया गया था। उनमें से कई ने विरोध किया होता अगर उन्हें सही तर्क मिल जाते। यहाँ तक कि बॉक्सर भी बुरी तरह से परेशान था। उसने अपने कानों को वापस सेट किया, कई बार अपने पैर के अंगूठे को हिलाया और अपने विचारों को मार्श करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वह कहने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। हालांकि कुछ सुअर खुद भी अधिक मुखर थे। सामने की पंक्ति में 4 युवा पोर्क ने अस्वीकृति के तीखे व्यंग्य बोले और उन चारों ने अपने पैरों को फैलाया और एक ही बार में बोलना शुरू किया। लेकिन अचानक नेपोलियन के पास बैठे कुत्तों ने गहरी मेनगेटिंग ग्रोल्स को बाहर निकाल दिया और सुअर चुप हो गए और फिर से बैठ गए। फिर भेड़ ने 4 पैर अच्छे, 2 पैर बुरे, जो लगभग 1 घंटे के लिए चला गया और चर्चा के किसी भी अवसर पर समाप्त हो गया। बाद में दूसरों को नई व्यवस्था समझाने के लिए स्क्वीलर को खेत में भेजा गया। कॉमरेड्स, उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि यहाँ हर जानवर उस बलिदान की सराहना करता है जो कॉमरेड नेपोलियन ने खुद पर अतिरिक्त श्रम को लेने के लिए किया है। कल्पना मत करो, कॉमरेड्स, वह नेतृत्व एक खुशी है। इसके विपरीत यह एक गहरा है और भारी जिम्मेदारी। कॉमरेड नेपोलियन की तुलना में कोई भी अधिक दृढ़ता से नहीं मानता है कि सभी जानवर समान हैं। वह केवल आपको खुद के लिए अपने निर्णय लेने देने में बहुत खुश होगा, लेकिन कभी कभी आप गलत निर्णय, कामरेड, और फिर हमें कहाँ करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने स्नोबॉल का पालन करने का फैसला किया था, पवन चक्की के अपने चांदनी के साथ। स्नोबॉल, जिसे हम अब जानते हैं, एक अपराधी से बेहतर नहीं था। उन्होंने गौशाला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। किसी ने कहा, बहादुरी पर्याप्त नहीं है। स्क्वीलर ने कहा, वफादारी और आज्ञाकारिता अधिक महत्वपूर्ण है, और गौशाला की लड़ाई के रूप में। मुझे विश्वास है कि समय आ जाएगा जब हम पाएंगे कि स्नोबॉल का हिस्सा इसमें बहुत अतिरंजित था। अनुशासन। कामरेड, लोहे का अनुशासन। यह आज के लिए प्रहरी है। एक गलत कदम और हमारे दुश्मन हम पर होंगे। निश्चित रूप से, कामरेड, आप जोन्स को वापस नहीं चाहते हैं? एक बार फिर यह तर्क अचूक था। निश्चित रूप से जानवर जोन्स को वापस नहीं चाहते थे। यदि रविवार को होने वाली बहस को रोकना उसे वापस लाने के लिए उत्तरदायी था, तो बहस बंद होनी चाहिए। बॉक्सर, जिनके पास अब चीजों पर सोचने का समय था, ने सामान्य भावना को यह कहते हुए आवाज दी, अगर कॉमरेड नेपोलियन यह कहते हैं तो यह सही होना चाहिए। और तब से उन्होंने मैक्सिम को अपनाया, नेपोलियन हमेशा सही होता है, इसके अतिरिक्त निजी तौर पर बहुत कठिन काम करेगा। इस समय तक मौसम टूट गया था और वसंत की जुताई शुरू हो गई थी। जिस शेड में स्नोबॉल ने पवन चक्की की अपनी योजना तैयार की थी, उसे बंद कर दिया गया था और यह मान लिया गया था कि योजनाओं को धराशायी कर दिया गया था। हर रविवार सुबह 10 बजे जानवरों को सप्ताह के लिए अपने आदेश प्राप्त करने के लिए बड़े खलिहान में इकट्ठा किया जाता है। पुराने मेजर की खोपड़ी, जो अब मांस से साफ है, बाघ से निर्वस्त्र हो गई थी और बंदूक के बगल में फ्लैग स्टाफ के पैर में एक स्टंप पर स्थापित किया गया था। ध्वजारोहण के बाद जानवरों को खलिहान में प्रवेश करने से पहले श्रद्धापूर्वक खोपड़ी को दर्ज करना पड़ता था। आजकल वे सभी एक साथ नहीं बैठते थे जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था। नेपोलियन, स्क्वीलर और मिनिमस नामक एक अन्य सुअर के साथ, जिसे गाने और कविताओं की रचना के लिए एक उल्लेखनीय उपहार था, उठे हुए मंच के सामने 9 युवा कुत्तों के साथ एक अर्धवृत्त गोल बनाकर बैठा था
और दूसरा पीछे बैठा था। बाकी जानवर खलिहान के मुख्य शरीर में उनका सामना करने लगे। नेपोलियन ने एक सिपाही शैली में सप्ताह के आदेश पढ़े और इंग्लैंड के जानवर के एकल गायन के बाद सभी जानवरों को तितर बितर कर दिया। स्नोबॉल के निष्कासन के बाद तीसरे रविवार को नेपोलियन की घोषणा को सुनकर जानवर कुछ आश्चर्यचकित थे कि पवनचक्की का निर्माण कैसे किया जाना था। उन्होंने अपना मन बदलने का कोई कारण नहीं दिया, लेकिन केवल जानवरों को चेतावनी दी कि इस अतिरिक्त कार्य का मतलब बहुत कठिन काम होगा। उनके राशन को कम करना भी आवश्यक हो सकता है। हालांकि योजनाएं सभी तैयार हो चुकी थीं। अंतिम विस्तार तक सुअरों की एक विशेष समिति पिछले 3 हफ्तों से उन पर काम कर रही थी। पवनचक्की के निर्माण में कई अन्य सुधारों के साथ 2 साल लगने की उम्मीद थी। उस शाम स्क्वीलर ने निजी तौर पर अन्य जानवरों को समझाया कि नेपोलियन वास्तव में कभी पवनचक्की का विरोध नहीं करता था। इसके विपरीत यह वह था जिसने शुरुआत में इसकी वकालत की थी और स्नोबॉल ने इंक्यूबेटर शेड के फर्श पर जो योजना बनाई थी वह वास्तव में नेपोलियन के कागजात के बीच से चोरी हो गई थी। पवनचक्की वास्तव में नेपोलियन की अपनी रचना थी। फिर किसी से क्यों पूछा, क्या उसने इसके खिलाफ इतनी दृढ़ता से बात की थी? यहाँ स्क्वीलर बहुत धूर्त दिख रहा था। उन्होंने कहा कि कॉमरेड नेपोलियन के चालाक थे। उन्होंने स्नोबॉल से छुटकारा पाने के लिए एक पैंतरेबाजी के रूप में पवनचक्की का विरोध करने के लिए सीमेंट किया था, जो एक खतरनाक चरित्र और एक बुरा प्रभाव था। अब जब स्नोबॉल रास्ते से बाहर हो गया तो योजना उसके हस्तक्षेप के बिना आगे बढ़ सकती थी। यह स्क्वीलर कुछ रणनीति कहा जाता था। उन्होंने कई बार दोहराया, रणनीति, कामरेड, रणनीति। गोल्लंघन और एक मस्त हंसी के साथ उसकी पूंछ फुसफुसाते हुए। जानवर निश्चित नहीं थे कि इस शब्द का क्या मतलब है, लेकिन स्क्वीलर ने इतनी दृढ़ता से बात की और उसके साथ होने वाले 3 कुत्ते इतने धमकी से बढ़े कि उन्होंने बिना किसी सवाल के उसकी व्याख्या स्वीकार कर ली। अध्याय का अंत। धन्यवाद।